देश के हर घर में अतुल सुभाष की आत्महत्या की चर्चा हो रही है और देश के 75 करोड़ पुरुष ये पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं है। और ऐसा क्यों है कि जब पुरुष और महिलाओं के बीच कोई विवाद होता है तो पुरुषों के लिए भी वही कानून लागू नहीं होते जो महिलाओं के लिए होते हैं। इसलिए आज इंसाफ के लिए पुरुष बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं और इस मामले को लेकर हमारे पास आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उनका परिवार जौनपुर में अपने घर से फरार हो गया है। इस वक्त उनके घर पर ताला लगा हुआ है और यह दावा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने ही इस परिवार को जौनपुर से भागने में मदद की है। यह परिवार पहले जौनपुर के ही एक होटल में आकर रुका और बाद में यह वहां से भी किसी और स्थान के लिए रवाना हो गया। अब उनके घर पर ताला लगा हुआ है। कर्नाटक की पुलिस इस मामले में निकिता सिंघानिया, उनकी मां और उनके भाई की तलाश कर रही है क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है निकिता और उसके परिवार के खिलाफ। और अब भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं इस समय भी तब तक निकिता के परिवार की कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। आज यहां से कोई नहीं निकलने वाला है क्योंकि देर रात परिवार यानी कि मां और उनका बेटा यहां से निकल चुके हैं। रात के अंधेरे लगभग 1 बजे रात को चुपचाप अलग अलग दिशा में दोनों ही जन निकलते हैं। ये वो गली है जहां से सिंघानिया यानी कि निकिता की मां निशा सिंघानिया निकलती हैं और एक अलग छोर से उनके बेटे निकलते हैं। कल रात से निकिता का परिवार फरार, मां निशा और भाई फरार हैं। एक काली बाइक से निकलकर जौनपुर की गलियों से होते हुए इस रास्ते से आते हुए वो परिवार देर रात कहां पहुंचता है, इस वक्त हम उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं और उस होटल का नाम है होटल रघुवंशी, जहां कुछ देर के लिए वो ठहरते हैं, रिसेप्शन पर बैठते हैं और उसके बाद एक 4 व्हीलर आता है जिस पर बैठकर वो जौनपुर से बाहर निकल जाते हैं। और आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि हमें इस मामले में दर्ज हुई उस एफआईआर की कॉपी मिल गई है जिससे यह पूरा विवाद सबसे पहले शुरू हुआ था। यह सबसे पहली एफआईआर है जिसे निकिता सिंघानिया ने अपने पति अतुल सुभाष, उनकी मां अंजू देवी, पिता पवन मोदी और भाई विकास मोदी के खिलाफ दर्ज करवाया था। और इस एफआईआर में निकिता सिंघानिया ने 5 बड़े आरोप लगाए थे। एफआईआर की कॉपी मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये देखिए, ये वो एफआईआर है, पहली एफआईआर इस विवाद में जो हुई थी। इस एफआईआर में पहला आरोप था कि वर्ष 2019 में जब उनकी शादी हुई तब उनके परिवार ने अतुल को 5 लाख रुपए नकद, 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, कपड़े और बर्तन दिए थे। यह आरोप एफआईआर में लड़की के परिवार ने यानी निकिता ने लगाया है। दूसरा, शादी के बाद अतुल और उनके माता पिता दहेज में सिर्फ 5 लाख रुपए मिलने से नाखुश थे और वो निकिता से लगातार ये कह रहे थे कि वो अपने परिवार से 10 लाख रुपए और लेकर आए। तीसरी बात, अतुल सुभाष शराब पीकर अक्सर निकिता के साथ मारपीट करता था और उसने निकिता के साथ यौन उत्पीड़न भी किया। चौथा आरोप, अतुल निकिता के साथ मारपीट करके उसकी सारी सैलरी अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। और पांचवी बात, 16 अगस्त 2019 को अतुल के माता पिता जौनपुर आए थे जहां उन्होंने निकिता के माता पिता से दहेज में 10 लाख रुपए नकद देने की मांग की और इसी के बाद 17 अगस्त 2019 को निकिता के पिता की सदमा लगने से मौत हो गई क्योंकि उन्हें दहेज को लेकर इतना बड़ा सदमा लगा। और आखिरी आरोप इस एफआईआर में यह है कि अतुल ने खुद दहेज के पैसों के लिए निकिता को बेंगलुरु में अपने घर से बाहर निकालकर जौनपुर जाने के लिए कहा और निकिता ने यह एफआईआर 24 अप्रैल 2022 को दर्ज कराई थी। तिथि आप याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2022 को यह एफआईआर निकिता ने दर्ज कराई थी अतुल सुभाष के खिलाफ। इस एफआईआर में जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन्हें अतुल ने अपने मौत से पहले आखिरी वीडियो में बेबुनियाद बताया था। अतुल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा था कि जब शादी वर्ष 2019 में हुई और दहेज के पैसों की मांग भी 2019 से ही हो रही थी
तो निकिता ने यह एफआईआर दर्ज कराने में 3 साल क्यों लगा दिए? मतलब यह पूरा मामला है 2019 का, तो उसने 2022 में यह एफआईआर क्यों कराई? दूसरा, निकिता के पास ऐसा कोई सबूत या कोई व्हाट्सएप चैट नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अतुल ने उसके परिवार से 10 लाख रुपए दहेज में मांगे थे। लेकिन अतुल के पास उसकी बैंक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि उसने 15 लाख रुपए निकिता के परिवार को दिए थे और यह पैसा उनका भाई अतुल को वापस लौटाने से इनकार कर रहा था। तो इस मामले में अगर आप देखें तो पति ने पत्नी के परिवार को पैसा दिया है, पत्नी के परिवार ने पति के परिवार को पैसा नहीं दिया, दहेज नहीं दिया है, बल्कि अतुल सुभाष ने अपने ससुराल वालों को 15 लाख रुपए दिया था और वो ये कहते हैं कि मेरे पास उसका बैंक स्टेटमेंट है। इस मामले को लेकर बहुत सारे लोग आज ये भी कह रहे हैं और बहुत सारे लोग बटे हुए हैं कि निकिता एक महिला है और इसलिए उसे अपने पति की आत्महत्या के लिए पूरी तरह से दोषी ठहराना सही नहीं होगा। लेकिन हमारा यह कहना है कि यह मामला सिर्फ एक महिला का नहीं है। इस मामले में पीड़ित अतुल की मां अंजू देवी भी एक महिला है और हमें यह भी देखना होगा कि कहीं हमारा सिस्टम निकिता को इंसाफ दिलाने के चक्कर में एक दूसरी महिला यानी अतुल की मां के साथ नाइंसाफी ना कर दे। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चा को इंसाफ दिला दीजिए। माँ जी हुआ क्या था? आपके बेटा कुछ बोले थे आपको? बोल। आपके बेटा आपको कुछ बोले थे क्या? बताए थे सर? कुछ नहीं बताया। हमसे 10 बजे तक बात किया, एक दिन पहले तक कुछ नहीं बोल पाया। भैया जाने तो अतुल सुभाष के माता पिता की जरा स्थिति देखिए। अतुल सुभाष की जो मां है उनकी तकलीफ को समझिए और क्या इस महिला को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इस बीच बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले एक व्यक्ति पंकज ज्योति ने यह दावा किया है कि उन्होंने वर्ष 2021 में अतुल और निकिता के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी और उस समय निकिता ने यह कहा था कि अगर अतुल उसे 22 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाए तो वो तलाक दे देगी। लेकिन अतुल ने यह समझौता करने से इनकार कर दिया था और उनके माता पिता का कहना था कि उन्हें निकिता पर भरोसा नहीं है। हम लोगों ने पहले कोशिश किया कि आपस में विवाद खत्म करके लोग साथ में रह पाए, तो हम लोग उसी का प्रयास करें, लेकिन फिर लगा कि दोनों किसी भी स्थिति में साथ नहीं रह सकते हैं। तो फिर हुआ कि जब अलग अलग ज़िंदगी जीना है तो दोनों की लंबी ज़िंदगी है, दोनों अपना अपना अलग अलग ज़िंदगी अलग होकर अच्छे से जिए, तो शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग उन लोगों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो जाए और कुछ मध्यस्थता हो जाए। तो उसमें तय हुआ बहुत देर के बाद कि शादी का जो भी खर्चा है वो उनको लड़की वाले को वापस मिल जाए और वो अपना केस विड्रॉ कर लेंगे। बातचीत से लग रहा था कि थोड़ा तनाव तो दोनों में था, लेकिन दोनों चाह रहे थे कि मैटर रिजॉल्व हो जाए किसी भी तरह से। ऐसी इच्छा थी तभी इतनी बात हो पाई थी। आपसी तनाव तो दोनों में आपस में यहाँ पे कुछ बातें भी हुई थी, कोई झंझट तो था, लेकिन दोनों चाह रहे थे किसी मैटर ही खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर आप इस एफआईआर को भी देखें तो इसमें जो शादी की तिथि है, यानी जब ये शादी हुई है, ये है 26/4/2019 और 2019 में ही निकिता और उसके परिवार का यह आरोप है कि तभी से दहेज की मांग की जा रही थी। लेकिन यह एफआईआर कराई गई है 24 अप्रैल 2022 को। हमारे देश में महिलाएं अक्सर बराबरी का अधिकार मांगती हैं और उन्हें मिलना भी चाहिए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब पुरुष इस देश की व्यवस्था से बराबरी का अधिकार मांग रहे हैं। और आज एक सवाल यह भी है कि कहीं यह देश अतुल को भी वैसे ही ना भुला दे जैसे वो मनीष दलाल को भुला चुका है। आज आपको
मुनीश दलाल की कहानी जो है वो सुननी चाहिए। एक नई कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं और इस कहानी को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अतुल सुभाष की कहानी और ज्यादा समझ में आएगी। तो आज से 19 साल पहले वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुनीश और उसके परिवार को गिरफ्तार किया था। मुनीश पर आरोप था कि वो शादी से पहले लड़की के परिवार से दहेज में 10 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन लड़की ने दहेज देने से इनकार कर दिया और मुनीश और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी और शादी नहीं की। यानी शादी से पहले ही लड़की ने मुनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और मुनीश को गिरफ्तार करवा दिया इस आरोप में कि वो दहेज मांग रहा था और शादी करने से इनकार कर दिया। यह लड़की उस समय देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई थी। अमेरिका की मशहूर टेलीविजन होस्ट ओपरा विनफ्रे ने खुद अपने शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया और हमारे देश के स्कूलों में छठी कक्षा की पुस्तक में, स्कूलों में जो छठी कक्षा में पुस्तक पढ़ाई जाती है, उस पुस्तक में इस लड़की पर पूरा एक चैप्टर लिखा गया और बच्चों को स्कूल में इस लड़की की बहादुरी के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन वर्ष 2022 में जब इस केस का, माफ कीजिएगा, लेकिन वर्ष 2012 में जब इस केस का अंतिम फैसला आया, तब यह पता चला कि इस लड़की ने मुनीश और उसके परिवार पर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। और क्यों कराया था? यह लड़की किसी और व्यक्ति से प्यार करती थी, जिसके कारण इसने मुनीश से अपनी शादी तोड़ने के लिए मुनीश को दहेज के झूठे केस में फंसा दिया और हमारे समाज ने मुनीश को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया। और यह जो लड़की है, यह रातों रात बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। दुनिया के बड़े बड़े मशहूर पत्रकार इसका इंटरव्यू करने लगे, बहादुरी की मिसाल बन गई। जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका के एक बहुत बड़े टेलीविजन शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया गया, स्कूलों में इस लड़की के बारे में चैप्टर्स पढ़ाए गए। पुलिस की कार्रवाई और 9 साल तक चले मुकदमे में मुनीश का परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बावजूद मुनीश और अतुल की कहानी में एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अतुल की तरह मुनीश ने आत्महत्या नहीं की। 9 वर्षों में 320 बार मुनीश अदालत में पेश हुआ, 320 बार, और तब तक खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लड़ता रहा जब तक कोर्ट ने उसे सभी आरोपों से बरी नहीं कर दिया। असल में अतुल को भी ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन उसने आत्महत्या का गलत रास्ता चुना और अतुल के लिए यह फैसला आसान नहीं था। इस दुनिया में सबसे बड़ी हिंसा है खुद पर की गई हिंसा, और अतुल ने खुद पर हिंसा करके अपनी जान ले ली। आज हम बाकी लोगों से भी ये कहना चाहते हैं, और अतुल ने जो काम किया, अतुल ने अपनी जान ले ली। अपनी जान लेना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या अपनी जान लेने से ज्यादा आसान काम अतुल के लिए हाई कोर्ट में अपील करना नहीं था? आत्महत्या के बारे में सोचने से पहले वो हाई कोर्ट जा सकता था, और बड़ी अदालतें हैं, और बड़े फोरम हैं, और बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वहां तक जा सकता था, और बड़े अधिकारियों से मिल सकता था और न्याय मांग सकता था। तो ये जो सारी ताकत आत्महत्या के बारे में सोचने में उसने लगाई, उसे असल में ये अपनी सारी ताकत हाई कोर्ट जाने में या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने में लगानी चाहिए थी। अतुल ने अपनी मौत से पहले 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा और 80 मिनट का एक वीडियो भी बनाया। इससे अतुल की मानसिक स्थिति का पता चलता है कि वो भयानक रूप से प्रताड़ित और परेशान रहा होगा, भयंकर रूप से डिप्रेशन में चला गया होगा, और उसे जिंदा रहने की सारी इच्छा समाप्त हो चुकी होगी। उसे जितना सदमा अपनी पत्नी के झूठे मुकदमों से लगा, उतना ही सदमा अदालतों की कड़वी सच्चाई जानकर लगा, क्योंकि अदालतों में नई तारीख लेने से लेकर समझौता कराने की एक रिश्वत पहले से तय थी, और आरोप है कि इसमें फैमिली कोर्ट की जज भी मिली हुई थी। ऐसा अतुल अपने वीडियो में कहकर गया है। अतुल यह सब देखकर टूट चुका था और उसे लगा कि अब उसे इंसाफ कहीं से नहीं मिलेगा, और इसीलिए उसे आत्महत्या करना ज्यादा आसान लगा। वर्ष 2022 में अतुल के खिलाफ जो सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें सबसे पहली धारा 498 ए की लगाई गई थी। यह एक गैर जमानती धारा है
जो पति और उसके परिवार द्वारा की जाने वाली हिंसा के मामलों में लगाई जाती है, और ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी धारा का होता है। सितंबर 2022 की एक रिपोर्ट में एनसीआरबी के हवाले से यह बताया गया कि इस कानूनी धारा के कारण शादीशुदा पुरुषों में आत्महत्या की दर तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2005 में भारत में आत्महत्या करने वालों में 58% पुरुष थे और 42% महिलाएं थी, लेकिन वर्ष 2022 आते आते यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अब आत्महत्या करने वालों में 71.8% पुरुष हैं और 28% महिलाएं हैं। यानी अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या तेजी से ऊपर जा रही है और महिलाओं की संख्या तेजी से नीचे आ रही है। पुरुषों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण इसी तरह के कानूनी मामले हैं जो उनकी पत्नी या पत्नी के परिवार द्वारा दर्ज कराए जाते हैं। वर्ष 2019 में 37% और 2021 में 33% पुरुषों ने कानूनी मामलों के दबाव में आकर आत्महत्या की थी, और ये लोग दहेज, मारपीट, हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा जैसे कानूनी मामलों का सामना नहीं कर पाए। कड़वी सच्चाई है कि इस तरह के ज्यादातर मामले इंसाफ पाने के लिए नहीं किए जाते। ऐसे मामलों का अंतिम उद्देश्य सेटलमेंट यानी समझौता करना होता है, जिसमें महिला पक्ष, वकील और कई बार जज को भी पैसे मिल जाते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं जजों के ऊपर भी, जैसा इस मामले में हुआ। इस मामले में भी अतुल अगर अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपए और फैमिली कोर्ट की जज को 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता तो यह मामला भी यहीं रफा दफा हो जाता, उसके आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। लेकिन अतुल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसका कहना था कि उसके पास अपनी पत्नी को देने के लिए इतने पैसे हैं ही नहीं। अतुल के सुसाइड नोट के मुताबिक उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 9 आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए, जिनमें कई मुकदमे ऐसे थे जिनकी जानकारी उसकी पत्नी को भी नहीं थी। अतुल के आखिरी बयान के मुताबिक तलाक समेत कई मुकदमों को लेकर उसकी पत्नी ने खुद अदालत में यह बयान दिया कि ये मुकदमे उसके वकील ने उसकी बिना जानकारी के दायर कर दिए, और ये आज एक बहुत बड़ा पॉइंट है। असल में इस तरह के मामलों में वकीलों की सलाह बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वकीलों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे वकील महिला पक्ष के मामले को मजबूत दिखाने के लिए उन्हें उनके आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और महिलाओं को कहते हैं कि आपके जो आरोप हैं उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बताइए, और इसके कारण कई मामलों में मारपीट, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न की धाराएं बाद में पुलिस द्वारा जोड़ दी जाती है, जिससे पुरुषों का केस पूरी तरह से कमजोर हो जाता है और वो एक तरह से समझौता करने की स्थिति में आ जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं समझौता करने के लिए, और जो नहीं कर पाते वो आत्महत्या कर लेते हैं। वर्ष 2022 में सोशल साइंस जर्नल में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ, जिससे यह बताया गया कि ऐसे मामलों में महिलाओं के पास यह विकल्प होता है कि वो एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उसमें नए आरोपों को बाद में जोड़ सकती हैं या नई एफआईआर भी दर्ज करवा सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला अपने पति के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराने के बाद अपने मायके चली जाती है और वहां उसका वकील उसे यह सलाह देता है कि अगर वो इसी एफआईआर में दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, टॉर्चर और घरेलू हिंसा जैसी धाराएं जुड़वा दे तो उसका केस बहुत मजबूत हो जाएगा। और बाद में यही होता है, और बहुत सारे मामलों में महिला पक्ष की तरफ से नई एफआईआर दर्ज कराकर पति के खिलाफ अन्य मुकदमे भी दर्ज करवा दिए जाते हैं, और अतुल के साथ भी यही हुआ। अतुल के खिलाफ सबसे पहली एफआईआर 24 अप्रैल 2022 को दर्ज हुई, लेकिन इसके बाद उसके खिलाफ 8 और नए मुकदमे दर्ज हुए, जिनका जिक्र उसके सुसाइड नोट में किया गया है। आप सोचिए, 2022 में एफआईआर दर्ज हुई है और 2024 में अतुल ने आत्महत्या भी कर ली। 2 साल में ही उस लड़के की, उस आदमी की स्थिति ऐसी कर दी। पुरुषों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि ऐसे मामलों में उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की धाराएं जरूर लगाई जाती हैं और उनके खिलाफ 498A के तहत मुकदमा जरूर दर्ज होता है। यह ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और यह वो धारा है जिसमें अदालतों की तरफ से फैसला आने में बरसों लग जाते हैं। आज भी हमारे देश में 498 की धारा में दर्ज हुए 92.3% मुकदमे अदालतों में लंबित हैं और इनमें एक मुकदमा अतुल का भी था।
खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इन मामलों में कन्विक्शन रेट इसलिए कम है क्योंकि इस धारा का दुरुपयोग किया जाता है और इसके कारण दहेज उत्पीड़न के मामलों की गंभीरता कम होती है। भारत में आज भी दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यह मत सोचिए कि हम ये कह रहे हैं कि दहेज की समस्या नहीं है और दहेज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एनसीआरबी के मुताबिक आज भी दहेज के कारण 88% महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं और हर साल दहेज के कारण हजारों महिलाओं की हत्या होती है। वर्ष 2020 में 6,966, 2021 में 6,753 और 2022 में 6,450 महिलाओं को पुरुषों ने दहेज के कारण जान से मार दिया। इनमें कुछ महिलाओं की हत्या आग में जिंदा जलाकर की गई और इसलिए यहां इस बात को भी समझना होगा कि दहेज उत्पीड़न का यह कानून पूरी तरह से गलत नहीं है। यह कानून तो सही है, हमें इनकी आवश्यकता भी है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हम इसके दुरुपयोग से पुरुषों को कैसे बचा सकते हैं। महिलाओं को इंसाफ दिलाना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के चक्कर में कुछ बेकसूर पुरुषों को इंसाफ ना मिले, कुछ बेकसूर पुरुषों के साथ नाइंसाफी हो जाए, यह भी सही नहीं है। सबसे दुख देने वाली बात यह है, पूरा देश जानता है, हमारी पूरी व्यवस्था जानती है, भारत में जितने थाने हैं उनमें काम करने वाले पुलिस वाले जानते हैं, अदालतों में जज जानते हैं, वकील जानते हैं, सब जानते हैं कि धाराओं का दुरुपयोग हो रहा है। वकील अपना केस जीतने के लिए झूठे सच्चे बहुत सारी धाराएं लगा देते हैं। जो लोग मुकदमा करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग झूठे मुकदमे दायर करते हैं। सब इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी इसे कोई रोक नहीं पा रहा और हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी अदालतें मूक दर्शक बनकर यह सब होते हुए देख रही हैं और झूठे मुकदमों पर हम वर्षों बर्बाद कर देते हैं। हम जानते हैं कि यह मुकदमा झूठा है, लेकिन उस मुकदमे की भी सुनवाई चलती रहती है और वर्षों तक पुरुषों को कई बार इंसाफ नहीं मिलता। भारत पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा शादियां होती हैं, लेकिन तलाक सबसे कम होते हैं। भारत में हर साल औसतन 1 करोड़ शादियां होती हैं, जबकि भारत में तलाक की दर सिर्फ 0.1% है। हालांकि भारत में सबसे कम तलाक होने के बावजूद हर साल दहेज उत्पीड़न के 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। इससे पता चलता है कि ये मामले तलाक तक कभी पहुंचते ही नहीं और इनमें पहले ही समझौता हो जाता है। इसके अलावा एक और कड़वा सच ये कि अगर पति आर्थिक रूप से संपन्न हो, पैसे वाला हो, तो ऐसे मामलों में तलाक के लिए पत्नी की तरफ से ज्यादा गुजारा भत्ता और एलिमनी की रकम मांगी जाती है और ऐसे मामलों में धाराएं भी ज्यादा से ज्यादा संगीन लगाई जाती हैं ताकि पुरुष जल्दी से जल्दी समझौते के लिए तैयार हो जाए और जितना पैसा मांगना है वो उन्हें मिल जाए। अतुल की सालाना आय बताया जाता है 40 लाख रुपए से ज्यादा थी। कुछ कहते हैं 40 लाख थी, कुछ कहते हैं 80 लाख थी, बट 40 लाख सालाना से तो जरूर ज्यादा थी और उनकी पत्नी इसीलिए उनसे 3 करोड़ रुपए और फैमिली कोर्ट की जज 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही थी अतुल के इस सुसाइड नोट के मुताबिक। 21 मार्च 2024 को जब अतुल पेशी के लिए जौनपुर की अदालत आए, तब आरोप है कि जज रीता कौशिक ने उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और इसी सुसाइड नोट में अतुल ने यह भी लिखा है कि अदालत में जज का जो पेशकार होता है वो सबके सामने खुलेआम लोगों से रिश्वत लेता है। जो लोग जितना ज्यादा पैसा देते हैं उन्हें जज से उनके मुताबिक केस की नई तारीख मिल जाती है। अतुल के मामले में भी खुलेआम ऐसा ही हो रहा था। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारी अदालतों में आखिर हो क्या रहा है। हमारे देश में जब कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई व्यक्ति रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसका मामला अदालत में जाता है, लेकिन अगर अदालत में ही रिश्वत लेकर केस की तारीखें बांटी जा रही हों तो इसकी जांच कौन करेगा और अदालतों में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का मामला अब किस अदालत में जाएगा। अतुल के सुसाइड नोट में से मैं कुछ और आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि अदालत में आपने सुना होगा तारीख पर तारीख की बात होती है कि एक बार कोई मामला अदालत में आ गया तो फिर वर्षों तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि so far I and my family were expected to be available on more than 120 dates in उत्तर प्रदेश। 120 डेट्स अदालत ने उन्हें दी हैं, 120 दिन मान लीजिए, जिसमें उसे पेश होना था,
बेंगलुरु से जौनपुर आना था 120 दिन। और वो कहता है कि मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हैं, मैं बेंगलुरु से आता हूं डेट के लिए, मेरे माता पिता को बिहार से आना पड़ता है, मेरे भाई को दिल्ली से आना पड़ता है। और वो कह रहे हैं कि पर्सनली वो 40 बार से ज्यादा जौनपुर की अदालत में पेश हुए हैं। और वो कहते हैं कि दफ्तर से मुझे पूरे साल में सिर्फ 23 दिन की छुट्टी मिल सकती है। 23 दिन की छुट्टी मिल सकती है। आप में से जो लोग कामकाजी लोग हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, वो जानते हैं पूरे साल 23 दिन की छुट्टी जिसे मिलती हो, उसकी अगर साल भर में या 2 साल में 120 डेट्स लग जाए कोर्ट की, तो वो काम कब करेगा। फिर वो कहता है कि मेरा समय क्यों बर्बाद हुआ। अदालत जब आते थे तो या तो जज छुट्टी पर होते थे, या फिर वकीलों की स्ट्राइक होती थी, या फिर किसी की मृत्यु की वजह से अदालत बंद होती थी, या फिर सामने वाली पार्टी उस दिन पेश नहीं होती थी, और या फिर सामने वाली पार्टी जो है नेक्स्ट डेट, अगली डेट मांग लेती थी। और बेंगलुरु से चलकर छुट्टी लेकर जब वो आता था अदालत में, तो उसके पेश होने का कोई फायदा नहीं होता था। और इस तरह तारीख पर तारीख पर तारीख लगती चली गई। आप में से जिन लोगों ने अदालतों में इस तरह के केस भुगते हैं, वो जानते होंगे कि तारीख पर तारीख क्या होती है। तो इस घटना में 4 बड़े सबक छिपे हुए हैं। पहला सबक है समाज की सोच। आज भी हमारा समाज जब महिला और पुरुष के बीच कोई विवाद होता है, तो आज भी वो सोचते हैं कि पुरुष में ही कोई गलती होगी, पुरुष की ही कोई ना कोई समस्या रही होगी, और पूरे समाज की जो सहानुभूति है वो महिला के साथ चली जाती है। और समाज सोचता है कि महिला है तो सही ही होगी, और इसलिए हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी अदालतें, हमारा समाज सब महिला की तरफ आ जाते हैं बिना केस को जाने और परखे। तीसरी बात, अदालतों में तारीख पर तारीख मिलती चली जाती है, और ऐसे मामलों का जो निपटारा होता है उसमें कई बार 10-15 साल लग जाते हैं। और चौथा, पूरा की पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो पुलिस हो या अदालत हो, वो आपसे कहता है कि समझौता कर लो, कैसे भी समझौता कर लो। और समझौता हमारे देश में कैसे होता है आप सब जानते हैं। समझौता होता है पैसे से। पैसा दीजिए, सबको पैसा खिलाइए, पैसा बांटिए और समझौता कर लीजिए, और इन अदालतों के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, या तो वो जीवन भर अदालतों के चक्कर काटेगा, और या फिर अतुल सुभाष की तरह आत्महत्या कर लेगा। अब आपको एक दूसरे विवाद के बारे में बताते हैं। देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके अगले आदेश आने तक देश की किसी भी विवादित मस्जिद का अब सर्वे नहीं कराया जाएगा, और निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो ऐसे किसी भी मामले में कोई नया आदेश जारी न करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका को लेकर सुनाया जिसमें वर्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती दी गई। और यह वही कानून है जो देश में सभी धार्मिक और पूजा स्थलों की 15 अगस्त 1947 से पहले की यथास्थिति को बरकरार रखने की बात कहता है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है, और कहा है कि यह कानून लोगों को इंसाफ मांगने के अधिकार से वंचित करता है, और यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। जबकि लेफ्ट पार्टी सीपीएम, इंडियन मुस्लिम लीग, शरद पवार की पार्टी और आरजेडी के नेताओं ने इस कानून के समर्थन में याचिका दायर की है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर अगले 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को अपना जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के जवाब के बाद ही इस कानून की वैधता को लेकर बहस शुरू होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार वर्ष 1991 के इस कानून में कोई संशोधन कर सकती है, करना चाहेगी। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इस कानून को संसद से पास कराया, तब बीजेपी इसके खिलाफ थी। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी के सांसदों ने इस बिल पर वोटिंग के दौरान वॉकआउट किया था, और इस कानून को कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बताया था। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब बीजेपी इस कानून के पहले दिन से खिलाफ थी, तो क्या अब जब उनकी खुद की सरकार है, तो क्या अब मोदी सरकार इस कानून में संशोधन करने के लिए एक नया बिल लाएगी? क्या इस कानून को बदलेगी या इस कानून को रद्द करेगी? भारत का संविधान केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो संसद के दोनों सदनों में इसका संशोधन बिल लाकर इस कानून में बड़े बदलाव कर सकती है। लेकिन सरकार ऐसा करेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। वर्ष 1981 से 2024 के बीच 11 लोकसभा चुनाव हुए,
जिनमें एक भी चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस कानून को लेकर कभी कोई वादा नहीं किया। बीजेपी के नेता इस कानून का नैतिक रूप से समर्थन नहीं करते, लेकिन वे उस कानून को समाप्त करने का वादा भी नहीं करते। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश नहीं जहां मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, लेकिन इस मामले में भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जिसने इन मस्जिदों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बाकायदा एक विशेष कानून बना दिया, और यह कानून कांग्रेस की सरकार ने बनाया। ऐसा कानून तो टर्की में भी नहीं बना, जहां 99% आबादी मुसलमानों की है। टर्की के इस्तांबुल में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसे हागिया सोफिया मस्जिद कहते हैं। यह मस्जिद एक चर्च को तोड़कर बनाई गई है जिसे द चर्च ऑफ सेंट सर्जियस कहा जाता है। फिलिस्तीन में भी 13वीं शताब्दी में अल खदरा नाम की एक मस्जिद का निर्माण हुआ, और यह भी एक चर्च को तोड़कर उसके अवशेषों से बनाई गई थी। इजिप्ट में भी 370 ईस्वी में बने एक चर्च को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण हुआ जिसे एतराइन मस्जिद कहते हैं। इसके अलावा इटली, इराक, ग्रीस और स्पेन में भी कई चर्चेस को तोड़कर मस्जिदें बनाई गईं, और पश्चिमी देशों के इतिहासकार कहते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों को तोड़कर इसलिए उन पर मस्जिदें बनाते थे क्योंकि वो मस्जिदों को सिर्फ इबादत का स्थान नहीं मानते थे, वो मस्जिदों को इस्लाम के वर्चस्व के रूप में देखते थे। और इसी वजह से ये मुस्लिम आक्रमणकारी जहां जहां भी गए वहां वहां उन्होंने उन देशों के धार्मिक स्थलों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण किया। इनमें स्पेन अकेला ऐसा देश था जिसने चर्चेस को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को फिर से ध्वस्त किया और इन मस्जिदों पर फिर से चर्च बनाए। और यह स्पेन में 13वीं और 14वीं शताब्दी में 700 साल पहले ही हो चुका है। लेकिन भारत में इन्हीं मस्जिदों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, जिसके कारण आज हिंदू पक्ष अदालतों में जाकर भी अपने लिए इंसाफ नहीं मांग पा रहा। और सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि जब तक वो इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक और कोई मुकदमा इस मामले में दर्ज नहीं होगा, और दूसरा कोई और सर्वे तब तक नहीं किया जाएगा। तो अब ना तो कोई सर्वे होगा, सर्वे बंद हो जाएंगे, और ना ही कोई नया मुकदमा इसमें दाखिल किया जाएगा। जिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत की सांस्कृतिक और सनातन पहचान को मिटाने की कोशिश की और हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार किया, उन्हीं मुस्लिम आक्रमणकारियों को हमारे देश में महान और नायकों के तौर पर पेश किया गया। अकबर को अकबर द ग्रेट कहा गया, औरंगजेब को महान योद्धा बताया गया, शाहजहां और हुमायूं को भी विश्व विजेता की उपाधि दी गई। वर्ष 2021 में पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने एक संसदीय समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसका नाम था डिस्टॉर्शंस एंड मिसरिप्रेजेंटेशंस ऑफ इंडियाज पास्ट। इसमें बताया गया कि एनसीईआरटी की किताबों में, स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली एनसीईआरटी की किताबों में अकबर का जिक्र 97 बार है, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब का जिक्र 30 बार है। आज आपको मुनीश दलाल की कहानी जो है वो सुननी चाहिए। एक नई कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, और इस कहानी को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अतुल सुभाष की कहानी और ज्यादा समझ में आएगी। तो आज से 19 साल पहले वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुनीश और उसके परिवार को गिरफ्तार किया था। मुनीश पर आरोप था कि वो शादी से पहले लड़की के परिवार से दहेज में 10 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन लड़की ने दहेज देने से इनकार कर दिया और मुनीश और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी और शादी नहीं की। यानी शादी से पहले ही लड़की ने मुनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और मुनीश को गिरफ्तार करवा दिया इस आरोप में कि वो दहेज मांग रहा था और शादी करने से इनकार कर दिया। यह लड़की उस समय देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई थी। अमेरिका की मशहूर टेलीविजन होस्ट ओपरा विनफ्रे ने खुद अपने शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया, और हमारे देश के स्कूलों में छठी कक्षा की पुस्तक में, स्कूलों में जो छठी कक्षा में पुस्तक पढ़ाई जाती है, उस पुस्तक में इस लड़की पर पूरा एक चैप्टर लिखा गया और बच्चों को स्कूल में इस लड़की की बहादुरी के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन वर्ष 2022 में जब इस केस का, माफ कीजिएगा, लेकिन वर्ष 2012 में जब इस केस का अंतिम फैसला आया, तब यह पता चला कि इस लड़की ने मुनीश और उसके परिवार पर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। और क्यों कराया था? यह लड़की किसी और व्यक्ति से प्यार करती थी,
जिसके कारण इसने मुनीश से अपनी शादी तोड़ने के लिए मुनीश को दहेज के झूठे केस में फंसा दिया और हमारे समाज ने मुनीश को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया। और ये जो लड़की है, ये रातों रात बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। दुनिया के बड़े बड़े मशहूर पत्रकार इसका इंटरव्यू करने लगे। बहादुरी की मिसाल बन गई। जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका के एक बहुत बड़े टेलीविजन शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया गया। स्कूलों में इस लड़की के बारे में चैप्टर्स पढ़ाए गए। पुलिस की कार्रवाई और 9 साल तक चले मुकदमे में मुनीश का परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बावजूद मुनीश और अतुल की कहानी में एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अतुल की तरह मुनीश ने आत्महत्या नहीं की। आपको यह बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की अटाला मस्जिद के नीचे भी हिंदू मंदिर दफन है। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर में करार बीर के मंदिर को नष्ट करने के बाद किले की नींव रखी। उसके बाद वो एक चट्टान पर जाकर खड़े हुए तो उन्होंने अटाला मंदिर को देखा। मंदिर को देखने के बाद इसे नष्ट करने के आदेश दिए। वहां के हिंदू, जिन्हें इस तरह के दिन की पहले से ही उम्मीद थी, सभी हिस्सों और दिशाओं से इकट्ठा हुए। हिंदुओं ने मंदिर तोड़ने आए फिरोज शाह तुगलक के सैनिकों पर हमला कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। बाद में फिरोज शाह तुगलक की सेना ने हिंदुओं पर हमला किया और हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। इस कत्लेआम में गोमती नदी इन हिंदुओं के खून से लाल हो गई थी। बाद में सुल्तान फिरोज शाह ने हिंदुओं के साथ समझौता कर लिया। ये साफ साफ इस एएसआई की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। यहां हमें उन हिंदुओं को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर उस समय इस अटाला मंदिर को नष्ट होने के बाद भी इस पर मस्जिद बनने से बचा लिया था। और अब जौनपुर में भी स्थानीय मुसलमान सर्वे करने वाली टीम को अटाला मस्जिद का सर्वे करने से रोक रहे हैं। हमें लगता है कि मुस्लिम पक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में शक और भी ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि यह सब कुछ अदालत के आदेश पर हो रहा है और हिंदू पक्ष इसे बिल्कुल संवैधानिक तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसका फैसला सड़कों पर नहीं हो रहा, हिंसा के जरिए नहीं हो रहा, याचिकाओं के जरिए, अदालतों के जरिए हो रहा है। और अदालतों में हमारे देश का संविधान चलता है, अदालतों में हमारे देश की कानून प्रणाली चलती है, इसलिए किसी को भी इससे समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या ये सारे मामले अदालत में जाएंगे और क्या इन सभी मस्जिदों का सर्वे कराया जाएगा? क्या इतने सारे शहरों में, इतने सारे स्थानों पर, इतने सारे राज्यों में फिर से हम एक सांप्रदायिक तनाव पैदा कर देंगे? क्या यहां भी वैसा ही होने लगेगा जैसे संभल में हुआ है, जैसे अयोध्या में हुआ है, जैसा बाकी जगह पर हुआ है? यह सिलसिला आखिर कब थमेगा? क्या अब पूरे देश में ऐसे ही मस्जिदों को तोड़ा जाएगा? क्या पूरे देश में अब लोग कहने लगेंगे कि ताजमहल को भी तोड़ दीजिए? बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आज लागू है और यह एक्ट कहता है कि अब किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। इनमें से किसी का भी धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता। पहला, राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक खानदान से आते हैं, जिसे नेहरू गांधी परिवार कहते हैं, और राहुल गांधी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं। जबकि ममता बनर्जी मिट्टी से जुड़ी नेता हैं, उनके खानदान में कोई पहले बड़ा नेता नहीं रहा। वो पहले कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता हुआ करती थी और अब पिछले 13 वर्षों से लगातार बिना हारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। तो एक खानदानी नेता हैं, उनकी एक लेगेसी है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी नीचे से उठकर आई है, कार्यकर्ता थी पहले, उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और इतनी बड़ी नेता बन गई। तो दोनों में फर्क ये है, एक नेता ऊपर से पैरा ड्रॉपिंग करके आए हैं और दूसरी नेता नीचे से निकल कर आई है। दूसरी बात, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, विरासत में मिली है, जबकि ममता बनर्जी ने अपने दम पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी का गठन किया, उसे मजबूत बनाया और आज विपक्षी दलों में यह तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष को अगर आप देखें तो पहले नंबर पर कांग्रेस है, जिसके पास 99 सीट हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है 37 सीटों के साथ। ममता बनर्जी की पार्टी 28 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर डीएमके है, जिसके पास 22 सीटें हैं। तो अगर आप सीटों की संख्या के आधार पर जाएंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी का दावा सबसे मजबूत बनता है, क्योंकि विपक्ष में वो सबसे बड़ी पार्टी है।
लेकिन अगर आप राहुल गांधी और सिर्फ ममता बनर्जी की तुलना करेंगे तो मामला थोड़ा इधर उधर जा सकता है। लेकिन अगर सीटों की बात करें तो कांग्रेस सबसे आगे है, हालांकि उसके पास भी 100 सीटें नहीं है। तीसरी बात, वर्ष 2014 से अब तक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में 40 से ज्यादा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हार चुकी है, जबकि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जिताया है, और वो भी बीजेपी को हराकर। और वर्ष 2011 से वो लगातार बिना हारे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। बीजेपी ने लाख कोशिश कर ली, पूरी ताकत लगा दी, टीएमसी को तोड़ दिया, फिर भी ममता बनर्जी हारी नहीं। इसके अलावा वर्ष 2014 से 2024 के बीच 10 साल में राहुल गांधी के समय में 3 बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में 100 से भी कम सीटें जीत पाई। 2024 में 99, 2019 में 52 और 2014 में 44 सीटें कांग्रेस की ने जीती थी, और यह कांग्रेस का सबसे बुरा दौर था, कांग्रेस का सबसे बुरा स्कोर था। इससे कम सीटें कांग्रेस ने कभी नहीं जीती, और यह दौर था राहुल गांधी का। यह बात नहीं भूलनी चाहिए। चौथी बात, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस बार के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती, जो कि पिछली बार के मुकाबले तो बहुत ज्यादा लगती हैं, लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इस जीत के बाद भी कांग्रेस हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बुरी तरह से हारी, और हिमाचल में जहां उसने विधानसभा का चुनाव जीता था वहां भी लोकसभा चुनाव में वो जीत नहीं पाई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को सिर्फ 12 सीटों पर समेट दिया। तो आप सोचिए, बीजेपी से दोनों में से कौन सा नेता ऐसा है जो बेहतर तरीके से बीजेपी से लड़ रहा है और जो बीजेपी को लगातार पीट रहा है? ममता बनर्जी या राहुल गांधी? प्रधानमंत्री मोदी आजकल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मशहूर अभिनेता जितेंद्र और उनकी बेटी एकता कपूर से मुलाकात की थी, और उन्होंने गोधरा कांड पर बनी जो फिल्म है साबरमती एक्सप्रेस, उसे उन्होंने देखा था। उसकी स्टार कास्ट के साथ जाकर उन्होंने साबरमती रिपोर्ट नाम की जो फिल्म थी उसे देखा। उन्होंने साबरमती रिपोर्ट को प्रमोट किया, उसके बारे में सार्वजनिक रूप से कहा, खुद फिल्म देखकर लोगों को प्रेरित किया कि वो भी जाएं और सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखें। और इसी तरह उन्होंने इससे पहले कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई थी उसे भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन्होंने प्रमोट किया था, और यह फिल्म सुपरहिट हुई थी।